वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे मूल अनुपाती सूत्र के बारे में। तो मूल अनुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अणुसूत्र को कैसे हम निकालते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है। तो मूल अनुपाती सूत्र ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई फार्मूला दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। ठीक है, तो इसका अगर हमें सरलतम अनुपात निकालना हो कि कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है और कितना क्या है ऑक्सीजन है, यानी इसका अनुपात क्या है, तो अगर उसे देखें तो अगर इसको 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 1 जा 6। ठीक है, तो हम कहें 6 कम 6 6 दूनी 12 हो सकता है और 6 कम 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आपकी 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो होता है यह मूल अनुपाती सूत्र होता है। यानी किसी भी यौगिक में जो उपस्थित जो परमाणुओं की जो संख्या होगी उनका जो सरलतम अनुपात होगा, यानी परमाणुओं की संख्या का जो सरलतम अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी हम कह सकते हैं मूल अनुपाती सूत्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 आ गया और ऑक्सीजन की संख्या 1 आ गया, जिसको कहते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए अगर हम बेंजीन देख लें तो बेंजीन में अगर हम देखें तो 6 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 1:1 है। यानी हम कह सकते हैं एक कार्बन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है। में देखिए कह रहा है कि वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित, ठीक है, तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात कहीं कहीं आपको अपेक्षित संख्या लिखा होगा तो उससे भी दिक्कत नहीं है, या अपेक्षित संख्या लिखिए या सरलतम अनुपात लिखिए। ठीक है, तो सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका लिखेंगे, जैसे ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है, C6H12 O6 होता है, का कह सकते हैं मूल अनुपाती सूत्र कितना हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। यानी जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, CH2O मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में अगर इसको कैंसिल आउट करते हो तो CH आएगा, यानी इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, बेंजीन का CH हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अणुसूत्र समझते हैं। अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र जैसे मैंने लिखा अभी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अगर देखें तो C6 है, H12 है और O6 है। में अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये बता रहा है कि कार्बन की संख्या कितनी है, 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। तो हम कह सकते हैं कि यह अणुसूत्र जो होता है वह यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है कि वास्तव में वो कितना है। जैसे मान लो कार्बन 6 है तो है, ऑक्सीजन 12 है तो 12 है, उसके बाद ऑक्सीजन 6 है तो 6। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या कर रहा है, यह वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो अणुसूत्र को कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे लिख लेंगे, जैसे ग्लूकोज है तो C6H12 O6 है, में कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 तथा ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 6 है। तो हम कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा, आपका अणुसूत्र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपका CH3 और Cl है, में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अणुसूत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मूल अनुपाती सूत्र, यानी हम मूल अनुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूल अनुपाती सूत्र में अगर हम बात करें तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत दिया जाता है और द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत से हम क्या करते हैं, पहले हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या में आप जानते हैं कि मोल, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मोल को कैसे हम निकालते हैं और मोल कंसेप्ट क्या है।
तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखेंगे तो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है उसको समझ जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, इसमें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, भार अगर दिया है या द्रव्यमान दिया है तो इसे क्या करेंगे, अणुभार से हम भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट कह रहा है, इसमें लिख लेंगे कि मूलानुपाती सूत्र निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नंबर 1, प्रत्येक तत्व के प्रतिशत भार, यानी जो आपको प्रतिशत भार या द्रव्यमान दिया होगा उसमें कह रहा है उसके अणुभार से भाग देने पर मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। भाग देकर क्या करते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, यानी प्रत्येक तत्वों के प्रतिशत जो भार होगा या प्रतिशत द्रव्यमान होगा में उसके अणुभार से भाग देकर मोलों की संख्या पहले हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जब मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है तब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मोलों की संख्या जो आपने कैलकुलेट किया उसमें जो वैल्यू सबसे कम आएगी, यानी जो मोलों की संख्या सबसे कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी में मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अगर इसके मोलों की संख्या मान लीजिए 1 आया है कार्बन का, और हाइड्रोजन का मान लीजिए 2 आया है और ऑक्सीजन का 3 आया है, तो सबसे कम अंक किसका हो गया, 1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल से क्या करना है, सब में भाग देना है, यानी 1 से 1 में भाग देना है, 2 से 1 में 2 में 1 से भाग दे देना है, और 3 में क्या करना है, 1 से भाग देना है। यानी जो सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगी उपरोक्त विधि में, यानी पहले में, तो जितने भी मोलों की संख्या है उसको लिखेंगे और उसके बाद उस संख्या से भाग देंगे जो सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये कह रहा है उपरोक्त पद में प्राप्त मोलों की संख्या सबसे कम वाले मोलों की संख्या से भाग देकर सरल मोल अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं सरल मोल अनुपात। तो सरल मोल अनुपात कैसे निकलेगा, या इसी को हम अपेक्षिक संख्या भी कह सकते हैं। तो अपेक्षिक संख्या मतलब क्या हो जाएगा कि जो मोल आया होगा, ठीक है, उसको क्या करना होगा, जो वैल्यू आई होगी उसमें सबसे छोटी संख्या आपको चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, और उस छोटी संख्या से क्या करना है, जितने भी मोल होंगे उसमें सब में भाग देते हुए चले जाना है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें मोल कह सकते हैं कि मोल का सरल अनुपात में मिल जाएगा, यह अनुपात मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप भाग देते हो तो पूर्णांक नहीं मिलता। ठीक है, अब पूर्णांक नहीं मिलेगा तो जैसे मान लीजिए आपका आ गया 2.5 आ गया, तो इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। अब मान लीजिए कार्बन के मोलों की संख्या आ गया या अनुपात आ गया, कितना आ गया आपका, कार्बन का मान लीजिए आ गया 2.5 आ गया। अब 2.5 आ गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप ऐसे लिखोगे 2.5 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या मान लीजिए 3 है, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। तो 2.5 कार्बन परमाणु तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या करना होगा कि हमें इसे एक पूर्णांक में बदलना होगा। ठीक है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 हो जाएगा, तो C5 हो जाएगा। और इसके बाद मान लीजिए हाइड्रोजन है तो इसमें भी अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा कुछ फार्मूला बनेगा। तो इसमें कहेंगे कि उपरोक्त पद में प्राप्त अंक, ठीक है, उपरोक्त पद में प्राप्त अंक सरल पूर्णांक में नहीं है तो उसे उचित संख्या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है, 2 या 3 या कोई संख्या होगा से गुणा करके क्या करते हैं, हम पूर्णांक प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ ऊपर विधि में सरल मोल अनुपात मिलेगा, ठीक है, अगर उसमें कोई पूर्णांक नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उचित संख्या से जो आपको उसमें दिखेगा कि जैसे 2 से गुणा करने पे आ रहा है या फिर 3 से गुणा करने पे आ रहा है पूर्णांक, ठीक है, तो अगर आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ठीक है, तो वही है, उचित संख्या से क्या करेंगे, आप गुणा कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है विभिन्न तत्वों, ठीक है। अब ये जब पूर्णांक हमें मिल जाता है तो क्या करते हैं, उन तत्वों को हम लिख लेते हैं जिनका हमें पूर्णांक मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन है, हम मान लीजिए कार्बन का जो पूर्णांक आया वो मान लीजिए 2 आ गया, और हाइड्रोजन का अगर मान लीजिए हो सकता है 6 आ गया, तो क्या करोगे, तो कह रहा है कि कार्बन को लिखेंगे और हाइड्रोजन को लिखेंगे, ठीक है, और तत्व होंगे तो उसको भी लिखेंगे। तो कार्बन को क्या करेंगे, जो पूर्णांक आया है आपका उसके बाई ओर उसके दाईं ओर क्या करना है, हमें नीचे लिख देना है। यानी राइट हैंड साइड में क्या होगा ना, उस तत्व के नीचे, या उसको कहते हैं पदांक, तो पदांक के नीचे रख देंगे, और हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन का जो होगा उसकी वैल्यू जो होगा उसके नीचे रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, मोल अनुपात सूत्र पता चल जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फटाफट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जब हम मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, अणुसूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो अणुसूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अणुसूत्र के लिए अगर हम बात करें, ठीक है,
तो अणुसूत्र में हमें क्या होता है, कभी कभी अणुसूत्र दिया होता है, ठीक है। तो अणुसूत्र के लिए हमें क्या करना होता है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अणुसूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक। तो अगला हेडिंग लिख सकते हैं आप, अणुसूत्र ज्ञात करना, ठीक है। अणुसूत्र ज्ञात करना। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र अगर देना लिखा है तो हमें क्या करना होगा कि हमें एन फैक्टर ज्ञात करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि अणुसूत्र, यहां लिख लेंगे, अणुसूत्र निम्न नियमों की सहायता से, निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एन फैक्टर है, यानी क्या है, एक गुणांक होगा, जो कोई एक संख्या होगी, पूर्णांक होगी, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, तो इसको लिखना है हमें, ठीक है, यौगिक का अणुसूत्र भार, यौगिक का अणुसूत्र भार या अणुभार, यौगिक का लिख लेंगे अणुभार बटे लिख सकते हैं, या इसी को हम अणुसूत्र भार भी कह सकते हैं, अणुसूत्र भार, क्लियर। बटे जो है आप क्या कह सकते हैं, मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र भार, मूल अनुपाती सूत्र भार, ये हमें पता होना चाहिए। अब मूल अनुपाती सूत्र भार क्या होगा, तो मूल अनुपाती का जो सूत्र हमने मिला है, जैसे मान लीजिए हमने बात किया था कि C2 हो जाए और ये 6 है, अब इसका हमें भार ज्ञात करना है, सूत्र भार। तो क्या करेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और कार्बन का परमाणु भार क्या करना है, 12 होता है, तो उसको गुणा कर देना है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या 2 है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, तो 12 गुणे 2 कर देंगे। अगला तत्व आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि यह मूल अनुपाती सूत्र भार है, ठीक है। और या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये अगर मूल अनुपाती सूत्र भार होगा। अब यहाँ पे अणुभार या तो आपको दिया होगा, अणुभार या तो आपको दिया होगा, या तो अगर नहीं दिया है तो एक चीज और देता है जिसको कहते हैं घनत्व। तो अगर घनत्व दिया है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अणुसूत्र जो है भार या तो आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो उसके साथ घनत्व दिया होगा क्वेश्चन में। तो अगर घनत्व दिया होगा तो क्या करेंगे कि अणुसूत्र जो है भार बराबर लिख लेंगे 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे क्या लिख लेंगे, वाष्प घनत्व, ठीक है। तो इसके मदद से क्या करेंगे आप, अणुसूत्र भार ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अणुसूत्र भार मिल गया और यहाँ से मूल अनुपाती सूत्र भार मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एन हमें इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है क्या, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, तो अणुसूत्र जो होगा, अणुसूत्र बराबर लिखेंगे मूल अनुपाती सूत्र, क्या लिखोगे, मूल अनुपाती सूत्र लिखोगे, मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो एन आया था, एन नंबर आया था, ठीक है, तो एन से क्या करना है, भाग देना है। जहां एन क्या है, एक पूर्णांक है, एन क्या हो सकता है, कोई पूर्णांक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अणुसूत्र को हम कैलकुलेट करते हैं, अणुसूत्र का हम निर्धारण करते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है 40%, हाइड्रोजन 6.67% है तथा शेष क्या है, ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व कितना दिया है, 30 दिया, ठीक है, 30 दिया, और कह रहा है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की गणना कीजिए, अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्बन है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.67%, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा देखिए नहीं दिया है, और कह रहा है शेष ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई यौगिक होगा वो 100% होगा, 100% होगा, या हम कह सकते हैं 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम तो कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है 6.67 ग्राम है। इसका मतलब शेष क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो हम लिख सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले हम ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर क्या लिख सकते हो,
आप 40 लिखोगे और प्लस 6.67 हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 6.67, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये टोटल 100 में है, तो क्या करोगे आप 100 में से इसको घटा दोगे तो 100 हो जाएगा। 100 में से इतना घटा दीजिए, क्या है आपका 40 है और प्लस क्या है 6.67, यानी टोटल अगर देखें तो 100 माइनस हो जाएगा कितना 46.67% हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 होगा, उसके बाद 0 0 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 46.67 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में 7 गया 3 होगा, यहाँ 9 होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में 5 4 गया 5, यानी 53 क्या हो जाएगा 3% हो जाएगा। यानी 53.33 क्या हो गया परसेंट जो है वो ऑक्सीजन मिल गया। अब क्या करना है, हमें शुद्ध ज्ञात करना है। तो कैसे मूलानुपाती शुद्ध ज्ञात करने हैं, बस क्या करना है आपको कॉलम बनाने हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट यानी तत्व, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उसका प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता जो प्रतिशत मात्रा जो दिया उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको अणुभार लिखना है या परमाणु भार लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे परमाणु भार। ठीक है, यानी जो तत्व होंगे उनका परमाणु भार देखना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे मोलों की आपेक्षिक संख्या या मोलों की संख्या लिख सकते हो, मोलों की संख्या। ठीक है, अब बटे के, और उसके बाद क्या करोगे मोलों की संख्या के बाद क्या करना है आपको सरलतम अनुपात, यानी मोलों का सरलतम अनुपात देखेंगे। और उसके बाद जो है अगर ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसका पूर्णांक देखेंगे। ठीक है, इतना आपको कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये कैसे निकालना है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटे परमाणु भार, भार बटे क्या हो जाएगा परमाणु भार होगा। ये यहाँ पर आप लिख सकते हो। सरलतम अनुपात में क्या करना आगे हम लोग देखेंगे। देखिए कार्बन है, देखिए क्या है आपका कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन लिखेंगे। हाइड्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन लिखेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का प्रतिशत मात्रा जो है वो आपका 40% है, और उसके बाद हाइड्रोजन है 6.67% है, और उसके बाद ऑक्सीजन जो अभी निकाले आप कितना आया 53.33% आया। ठीक है, अब परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो है वो अगर देखें तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होता है। ठीक है, अब मोलों की संख्या तो कह रहा है कि भार यानी प्रतिशतता क्या है आपका प्रतिशत मात्रा है, यानी द्रव्यमान की प्रतिशतता बता रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह 100 ग्राम में कितना 40 ग्राम है, तो ये कह सकते हैं कि 40 बटे हो जाएगा, भार बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी अणुभार तो सॉरी परमाणु भार, तो 40 बटे क्या हो जाएगा 12, यानी इसके प्रतिशत मात्रा में क्या करना है परमाणु भार से भाग देना है। इसका देखिए 6.67 ग्राम होगा, यानी 100 में ग्राम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 6.67 बटे क्या हो जाएगा इसका परमाणु भार कितना 1 से भाग देना है, तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 53.33% है, यानी 53.33 ग्राम जो है वो 100 ग्राम में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए परमाणु भार कितना है आपका 16 है, तो 16 से आपको क्या करना है भाग देना है। अब 40 से आप भाग दोगे तो 12 यहाँ क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, और फिर 4 बचेगा, तो यानी 3.33% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 में भाग दोगे तो 6.67% ही आएगा, और यहाँ से अगर हम भाग देंगे तो 16 3 48, यानी ये भी 3 आ जाएगा। इसको भी अगर भाग देंगे तो नियर अबाउट 3% आएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि जब हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं तो मोलों का हम क्या करते हैं कि संख्या का सरल अनुपात निकालते हैं। तो मोलों की संख्या का जो सरल अनुपात निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3.33 है, तो 2 जगह है, तो क्या करना है कोई एक ले लेंगे। तो 3.33 में क्या करना है सब में छोटी संख्या से, अब मान लो इसको चूज किए तो आप क्या करेंगे 3.33 से भाग दे देंगे। इसमें भी लिखेंगे 6.67 था, अब क्या करेंगे 3.33 से क्या करना है आपको भाग देना है। क्लियर, अब यहाँ पर भाग देंगे तो हो जाएगा 3.33 से आपको क्या करना है भाग दे देना है। क्लियर, ये हो जाएगा। तो इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको देखें अगर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये लगभग क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट आएगा, 10 में 0 उसके बाद आएगा कुछ, तो हम 2 मान सकते हैं रफली। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आया हमारा
वो 1 आया, 2 आया, 1 आया। अब ये पूर्णांक है तो इसे हम कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 है, 2 है और 1 है। अगर मान लीजिए कुछ आता वैल्यू और अगर पूर्णांक करने के लायक रहता तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पूर्णांक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक आ गया। अब हमें क्या करना होगा, मूल अनुपाती सूत्र लिखना होगा। तो मूल अनुपाती सूत्र कैसे लिखोगे, तो लिखोगे मूल अनुपाती सूत्र। तो मूल अनुपाती सूत्र जो है उसको लिखना है, तो कहा गया है कि आप क्या करोगे, परमाणु लिखोगे। पहले परमाणु क्या है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। ये तत्व लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपका सरलतम अनुपात है, अब कार्बन का सरलतम अनुपात क्या होगा, 1 है, हाइड्रोजन की देखिए 2 है और ऑक्सीजन की देखिए कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी ये जो सरलतम अनुपात होगा वो CH2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। यही क्या होगा आपका मूल अनुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मूल अनुपाती सूत्र को की गणना करते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा फिर से एक बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे वीडियो को, वो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अणुसूत्र के बारे में। ठीक है, तो अणुसूत्र क्या होगा, तो अणुसूत्र कैसे निकालते हैं, तो मूल अनुपाती सूत्र के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना, एन फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम एन फैक्टर को निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर जो है ये मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो मेरा मतलब इस चैनल को बनाने का पर्पज है, उसमें आपको बोर्ड का प्लस IIT और नीट के जो कंसेप्ट हैं उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो यहाँ इस चैनल में आपको IIT JEE नीट और उसके बाद जो है बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं हिंदी मीडियम से, उसका जो है कंसेप्ट आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि हमें पहले एन फैक्टर ज्ञात करना होगा, यानी अणुसूत्र का भार। ठीक है, यानी अणुसूत्र भार हमें पता होना चाहिए, या यौगिक का हमने देखा था, यौगिक का अणुभार बटे क्या होगा, मूल अनुपाती सूत्र भार, यानी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी पहले। तो इसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो अणुसूत्र भार के लिए बताया गया था, या तो आपको, ठीक है, अणुसूत्र भार के लिए बताया गया था या तो आपको अणुसूत्र दिया होगा या तो वाष्प घनत्व दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए वाष्प घनत्व कितना दिया है, 30 दिया है, 30 दिया है। तो वाष्प घनत्व के लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला देखा गया था, तो उसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे अणुसूत्र भार बराबर क्या होता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। 2 गुणे क्या होता है, वाष्प घनत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया और वाष्प घनत्व की वैल्यू 30 हो गया। 30 दूनी कितना हो गया, 60। यानी इसका जो है अणुसूत्र जो भार आया, अणुसूत्र जो भार आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। तो अणुसूत्र भार अगर नहीं दिया है तो आपका घनत्व दिया होगा, वाष्प घनत्व के माध्यम से क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मूल अनुपाती सूत्र भार निकाल लेते हैं। तो मूल अनुपाती सूत्र भार, तो मूल अनुपाती सूत्र जो है किसका निकालना है, तो हमने देखा था कि अभी जो आया था कार्बन की संख्या कितनी, 1 आया था, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो इसका मूल अनुपाती सूत्र, तो यहाँ लिख सकते हैं CH2O का मूल अनुपाती सूत्र भार क्या ज्ञात करना है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 हो जाएगी और इसका परमाणु भार 1 और प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है और गुणे क्या हो जाएगा, 16। तो 16 ही आएगा। तो हो जाएगा 16 और 2, ठीक है, यानी 12, 2 14 हो जाएगा, 16 ये 30 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो मूल अनुपाती सूत्र भार है वो कितना आ गया, आपका 30 आ गया। ठीक है, 12, 2 14 और 16 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे, एन फैक्टर निकल जाएगा। तो एन फैक्टर में क्या है, अणुसूत्र भार। तो अणुसूत्र भार की वैल्यू देखिए 60 है तो 60 लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए मूल अनुपाती सूत्र भार कितना है, 30 है तो 30 ले लेंगे। तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2, यानी एन फैक्टर कितना आ गया, 2। अब अणुसूत्र निकाल लो। तो अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र का होल एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूल अनुपाती सूत्र कितना है आपका, मूल अनुपाती सूत्र आया है CH2O। ठीक है, तो यहाँ CH2O लिख सकते हो। ठीक है, अब CH2O हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखोगे, होल 2। तो हम कह सकते हैं ये जो हो जाएगा C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और क्या जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी C2 H4 और O2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ से अणुसूत्र हमें मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, जैसे आपको कह सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने देखा। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो कह रहा है एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन
का द्रव्यमान अनुपात क्या है, 9:1:3.5 है। तो इसका वाष्प घनत्व यानी कितना है, 54 दिया है। इसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना लिखना होगा तत्व। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखोगे तत्व, उसके बाद लिखोगे प्रतिशत मात्रा। ठीक है, या द्रव्यमान दिया है या प्रतिशत मात्रा, बात तो ये, यहाँ लिखेंगे आप द्रव्यमान। यहाँ देखिए द्रव्यमान दिया तो द्रव्यमान लिखेंगे या परिषद मात्रा, बात वही है। यहाँ लिख सकते हैं प्रतिशतता। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, मोलों की संख्या निकालना, यानी परमाणु भार लिख लेंगे, परमाणु भार। उसके बाद क्या करना होगा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमें पता होना चाहिए। और मोलों की संख्या अगर हमें पता चल जाता है तो मोलों का सरलतम अनुपात निकालेंगे। तो मोलों का सरलतम अनुपात, मोलों का सरलतम अनुपात होगा। और फिर हम क्या करेंगे, एक पूर्णांक निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक। अब यहाँ पे जो है इसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तत्व जो है, देखिए कार्बन दिया है, यहाँ कार्बन लिखोगे, और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखोगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, आप नाइट्रोजन लिखोगे। क्लियर, ये हो गया। इसमें देखिए कार्बन का पहले दिया है तो इसका अनुपात कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 लिखोगे। और उसके बाद जो है बात करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कितना दिया है, 1 अनुपात दिया है। और उसके बाद जो है नाइट्रोजन का देखिए 3.5 है, तो यहाँ पर 3.5 लिखेंगे। अब कार्बन का परमाणु भार आप जानते हैं 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब मोलों की संख्या जब आपको निकालनी है तो क्या करोगे, भार बटे या द्रव्यमान बटे क्या होगा, परमाणु भार। तो 9 बटे हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, अगर हम कहें तो वो 12 से 84, तो यानी 7 बार यानी मिनिमम जाएगा। तो 0.7 लिख सकते हो 7, और उसके बाद जो है 84, 6 बचेगा 12, 5 60 यानी 0.75 आ जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 इसको भाग दे देंगे, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद कितना है आपका 3.5 है। ठीक है, तो 3.5 है बटे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 3.5 है तो इसको आप 14 है, तो इसको हल करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, आप दशमलव ऊपर का हटा दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। तो 140 में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 0.25 के नियर आएगी। ठीक है, तो 0.25 आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि मोलों का सरलतम अनुपात। तो मोलों के सरलतम अनुपात में हम ये चेक करिए कि सबसे छोटी अंक कौन सी है। तो सबसे छोटी अंक देखिए 0.25 है, तो सब में भाग देना है। तो 0.75 में कितने से भाग देना है, 0.25 से। तो अगर कैंसिल आउट करोगे या इसको लिख सकते हैं 75/25। देखो दशमलव हटा दीजिए, इसका भी दशमलव हटा देंगे, 2 अंक है, तो इसको क्या आ जाएगा, 25 3 75 यानी 3 आ जाएगा। और उसके बाद 1 बटे क्या आ जाएगा, 0.25 लिखेंगे। और फिर इसमें तो है यानी 0.25 में क्या करना है, 0.25 से भाग देना है। क्लियर, अभी हो जाएगा कैंसिल, इसका आ जाएगा 1। अब इसमें क्या करना है, आपका 0 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 25, 25 चौका कितना आ जाएगा 100, तो यानी 4 आ जाएगा। तो इसका हमें एक देखिए पूर्णांक दिया हुआ है, तो पूर्णांक यहाँ पर है, तो हमें कुछ गुणा करने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें मिल गया, यानी कार्बन की संख्या 3 मिल गई, हाइड्रोजन की संख्या 4 और नाइट्रोजन की संख्या 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका मूलानुपाती सूत्र लिख लीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा आपका, देखिए कार्बन है लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और उसके बाद नाइट्रोजन लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है आपकी, 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है और नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, एक खुद है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अणुसूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो अणुसूत्र के लिए हमें चाहिए क्या, अणुसूत्र भार। ठीक है, तो पहले हम अणुसूत्र भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अणुसूत्र भार। तो अणुसूत्र भार देखिए क्या होता है, 2 गुणे, अब यहाँ पर तो दिया नहीं है ना अणुसूत्र भार, या अणुभार दिया नहीं है, तो अणुभार नहीं दिया है तो क्या करेंगे, अणुभार ज्ञात करने के लिए वाष्प घनत्व चाहिए हमें। तो यहाँ दिया हुआ है 254, तो 2 गुणे क्या करेंगे, अणुसूत्र भार बराबर 2 गुणे क्या होता है, वाष्प घनत्व होता है, तो 2 गुणे 54 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 108 हो जाएगा। ठीक है, ये अणुसूत्र भार आ जाएगा। अब कह रहा है कि हमें मूलानुपाती सूत्र भी भार चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र भार किसका निकालना है, इसी का, यानी C3 और H4 और N का।
इसी का निकालना है। तो कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 और इसका परमाणु भार होता है 1। और उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है 14 है और 14 गुणे लिखेंगे और परमाणु इसका परमाणु की संख्या कितनी है 1 है। ठीक है, अब हो जाएगा कितना 12 3 36 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 यानी 36 4 40 50 4 54 यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 54 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका 54 हो गया। अब बात करते हैं आगे कि हमें जो है ईएन फैक्टर निकालना होगा। तो ईएन फैक्टर बराबर क्या होता है, अणुसूत्र भार लिखेंगे। ईएन फैक्टर बराबर क्या होगा, अणुसूत्र भार बटे क्या लिखोगे आप, मोल अनुपाती सूत्र भार, मोल अनुपाती सूत्र भार। ठीक है, केमिस्ट्री तब तक नहीं आएगी जब तक आप लिखेंगे नहीं। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसी से आप लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते जाएंगे। तो 108 बटे कितना आ जाएगा आपका 54 और इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर आ गया 2। अब हमें निकालना है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर हो जाएगा मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र का होल एन हो जाएगा। अब मूल अनुपाती सूत्र आपका कितना है, आपका देखिए मूल अनुपाती सूत्र इतना आया है, यानी C3 आया है और H4 आया है और एन आया है। ठीक है, अब इसका होल एन लिखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो कह सकते हैं C6 हो जाएगा, H8 हो जाएगा और क्या आ जाएगा En2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा फार्मूला यानी अणुसूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं कि मूल अनुपाती सूत्र या अणुसूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जो एनसीईआरटी का होगा, इसे आप सॉल्व करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है आयरन के उस ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान के अनुसार जो है 69.9% क्या है आयरन है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 30.14% है। ठीक है, तो अगर आपको परमाणु भार चाहिए तो आप पीरियोडिक टेबल में यानी आवर सारणी में जाएंगे, वहां से आपको क्या होगा इसका आयरन का और ऑक्सीजन का तो जानते हैं, आयरन का आपको परमाणु भार वहां पर मिल जाएगा। तो इसका आप आंसर देंगे कि इसका फार्मूला यानी मोल अनुपाती सूत्र आपको क्या मिला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।